गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों की जो रिवीजन सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग इन दिनों में बात कर रहे थे कंपनी ऑडिट पर, और आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग सेक्शन वाइज किस तरह से क्वेश्चन अब तक आए हैं एग्जाम के अंदर उनके ऊपर बात कर रहे थे, और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सेक्शन नंबर 139, 140, 141 से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये सीए इंटरमीडिएट में न सिर्फ लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, दोनों के लिए ही इक्वलेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के ही कोर्स में कवर है, ग्रुप फर्स्ट में भी एज वेल एज ग्रुप सेकंड में भी। चलिए तो फटाफट से बात शुरू कर देते हैं। सेक्शन नंबर 143 हमारे पास में है, वाई इज द ऑडिटर। अब सेक्शन 143 जो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पर बात करता है, और इस पर क्या क्वेश्चन बन चुके हैं। वाई इज द ऑडिटर ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड इन विच देर आर 4 शेयर होल्डर्स ओनली हु आर ऑल्सो द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी on account of bad trade and for reducing the expenses in all direction, the director asked why to accept a reduced fee, and for that he has been offered not to carry out such full audit as he has done in the past। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऑडिटर एक्स हैं, सॉरी वाई हैं, और कंपनी ये कहती है ऑडिटर को कि सर हमको अपना खर्चा जो है, एक्सपेंसेस जो हैं वो कम करने हैं, तो आप कम फीस एक्सेप्ट करिए, रिड्यूस फीस लीजिए, और ऑडिट भी पूरा मत करिए जितना आप पिछले सालों में करते आ रहे हैं। वाई एक्सेप्टेड द सजेशन ऑफ द डायरेक्टर, आपको सजेस्ट करने को बोला है। क्या वाई ने जो ये किया कि भाई उसने डायरेक्टर्स का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया, उनके सजेशन को। क्या ये सही है? तो अगर हम इसका आंसर पढ़ें तो वाई में एग्री टू टेम्पररी रिडक्शन इन ऑडिट फीस। चलिए सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑडिट फीस कम पे करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, इफ ही सो विशेष, अगर उनका विश है, इफ ही सो विशेष, तो आप इसको कम पर एक्सेप्ट कर लीजिए in view of the suggestions made by the director, perhaps in accordance with the decision of the company taken in general meeting। चलिए ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई कि क्योंकि रेम्यूनरेशन का जो पॉइंट है वो जनरल मीटिंग से निकल करके आता है, एनुअल जनरल मीटिंग से, आप लोग जानते हो, वहीं पे रेम्यूनरेशन डिसाइड होती है। बट हिज ड्यूटी, सबसे मेन लाइन ये है, एज कंपनी ऑडिटर आर लेड डाउन बाय लॉ एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड कैन रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ हिज वर्क either by the director or even by the entire body of shareholder। बढ़िया चीज क्या कि फीस कम एक्सेप्ट करना आपकी डिजायर के ऊपर है, जैसा आप चाहें, लेकिन जहां तक आप बात करते हैं वर्क कम करने की, काम कम करने की, वो कंपनी लॉ फिक्स करता है, और जिसको डायरेक्टर या एंटायर शेयर होल्डर्स मिलकर भी रिड्यूस नहीं कर सकते। तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फुल और पार्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 143। हमने कहीं पर भी 143 के अंदर ये नहीं पढ़ा कि आपको पार्ट ऑडिट करना है, क्या करना है। इवन जब हम एसएस पढ़ते हैं, 200 पढ़ते हैं, 210 पढ़ते हैं, एग्रीइंग इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तब भी हमने बात किया कि हमारे एरिया को रेस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं किया जाता। ऑडिट करना है तो पूरा ऑडिट करना है, ठीक है ना। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फुल और पार्ट ऑडिट के, आप ये एरिया का ऑडिट मत करिए, ये एरिया का ऑडिट कर दीजिए, ठीक है। फर्दर रेम्यूनरेशन इज अ मैटर ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड शेयर होल्डर। फिर से वही बात हो गई, सेक्शन 142 अपन ने पढ़ा है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर की बात करता है, शेल बी फिक्स्ड बाय कंपनी जनरल मीटिंग और इन सच मैनर एज द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिटरमाइन। तो ये जनरल मीटिंग का काम है, और ऑडिटर और शेयर होल्डर मिलकर के डिसाइड कर सकते हैं कि रेम्यूनरेशन क्या रहना चाहिए। हिज ड्यूटीज में नॉट नेसेसरीली कमेंस्ट्रेट विद हिज रेम्यूनरेशन। यहाँ पे कहीं पर भी ड्यूटीज का और रेम्यूनरेशन का कनेक्शन नहीं कि भैया काम कम तो रेम्यूनरेशन कम होगा, काम तो उतना ही करना पड़ेगा आपको जितना लॉ कहता है। वाई देयरफॉर शुड नॉट एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ द डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ द वर्क टू बी डन। तो वर्क वाली चीज तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन इफ आई एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क टू बेड वन, इट वुड नॉट रिड्यूस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर अंडर द लॉ। अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी एज ऑडिटर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होने वाला नहीं है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि वाई ने क्या किया, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को वॉलेट किया, स्टैंडर्ड्स को भी वॉलेट किया है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। While conducting the audit of limited company for the year ended on 31st March 2019, द ऑडिटर वांटेड टू रेफर टू मिनट बुक। ऑडिटर जो है वो मिनट्स का बुक देखना चाहता है। आप जानते हो कि मीटिंग्स के बाद में मीटिंग का जो डिटेल है
वो लिखा जाता है, जिस बुक में मेंटेन किया जाता है मीटिंग का डिटेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स बुक, बराबर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू शो द मिनट बुक टू द ऑडिटर। वो मना कर देते सर आपको मिनट बुक से क्या लेना देना है, यू हैव नो राइट टू चेक मिनट्स बुक। सेक्शन 1431 of Companies Act 2013 grant power to auditor that every auditor has a right to access at all times to the books of accounts and voucher of the company for conducting the audit, ये लिखा हुआ है। Further, he is also entitled to require from the officer of company such information and explanation which he considered necessary for the proper performance of his duties। जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहे वो ऑफिसर से मांग सकता है। Therefore, he has a legal right, स्टैट्यूटरी राइट है उसके पास में, लीगल राइट है टू इंस्पेक्ट द डायरेक्टर्स मिनट्स बुक। बट ऑब्वियस है उसके पास में राइट आ गया, लॉ राइट देता है उसको कि वो मिनट बुक को देख सकता है। In order to verify action of company and to vouch and verify some of the transaction of company, it is necessary for the auditor to refer the decision of shareholder or the directors of company। अब हमने ये कहा कि वो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ऑडिटर जो है मिनट बुक देखना चाह रहा है। मिनट बुक शेयर होल्डर्स के मीटिंग की भी बनेगी और बीओडीज के मीटिंग की भी। तो कई सारे ट्रांजैक्शंस जो कंपनी ने किए होंगे जिन पे शेयर होल्डर या बीओडीज के परमिशन की हमको जरूरत होगी, तो ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मिनट्स बुक देख करके चेक करे कि प्रॉपर कंसेंट इस पे लिया गया था या नहीं लिया गया था, शेयर होल्डर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास भी हुआ था या नहीं, या बीओडीज की मीटिंग में ये प्रपोजल आया था कि नहीं आया था। उसके बाद में कई सारी मीटिंग्स में बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट रहे, तभी बीओडीज जो है उनका डिसीजन वैलिड होगा। तो मिनट्स बुक देखने से ये पता लग जाएगा, क्योंकि उसमें अटेंडेंस भी रहती है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट था कि नहीं था, बीओडीज ने जो डिसीजन मेकिंग किया अपनी मीटिंग के अंदर वो प्रॉपर था कि नहीं था। इसके लिए इन बुक्स को देखना जरूरी होता है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर द ऑडिटर टू रेफर द मिनट बुक। In the absence of minute book, the auditor may not be able to vouch verify certain transactions of the company। तो जो refusal किया chairman to provide access of directors minute book shall constitute limitation of scope as far as the auditor duties are concerned। तो मना करना, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, स्कोप जो है उसको लिमिट कर रहे हो। द ऑडिटर में एग्जामिन वेदर बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेट प्रोसीजर द ऑडिटर कैन, यहाँ पे क्या कर सकता है, सस्टेनेबल द असर्शंस, या जो भी कह सकता है जो मैनेजमेंट ने असर्शंस दिए उनको वो यहाँ पे देख सकता है। और एल्स ही शैल हैव आइदर क्वालिफाई द रिपोर्ट और गिव डिस्क्लेमर ओपिनियन। जैसा आपने कहा, अगर मिनट्स बुक देखने को नहीं मिलते, मान लीजिए नहीं दिए गए, तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है, बराबर। जो भी असर्शंस मैनेजमेंट के आए उनको चेक कर सकता है, और फिर भी अगर उसको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है, तो फिर उसके पास में आप जानते हो रिपोर्ट को क्वालिफाई करना या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना, वो ऐसा कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ आकर के हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एज एन ऑडिटर कमेंट ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर 1, the auditor of Trilok Limited did not report on the matter specified in section 1431 of the Companies Act 2013 as he was satisfied that no comment is required। अब जो मैटर 1431 में है, जिसको उसको कमेंटिंग करना है जिसके ऊपर, वो कह रहा है भाई ऐसी जरूरत मुझे लग नहीं रही है, तो मैं उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं देता। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ एक्ट डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिक्वायरिंग ऑडिटर टू मेक एन इंक्वायरी in respect of specified matter, जैसा सेक्शन में लिखा हुआ है। The matter in respect of which the inquiry has to be made by the auditor include loans and advances, transaction represented merely by book entries, investment sold less than cost price पे जो किए, loans and advances जिनको deposit की तरह से शो किया, ये सारे। Since the law required the auditor to make an inquiry, the institute opinion that auditor is not required to report on the matter specified in subsection 1, ये लाइन देखिएगा, अनलेस ही हैज एनी स्पेशल कमेंट टू मेक ऑन एनी ऑफ आइटम रेफर्ड देयर इन। क्या मतलब समझ में आया भाई? हमने कहा 1431 कहता है कि इन मैटर्स के ऊपर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, और इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्टिंग करना ही करना जरूरी है, या उसको लगे कि इस पर रिपोर्टिंग जरूरी है तब करना चाहिए, है ना। तो अनलेस ही हैज स्पेशल कमेंट टू मेक एन एनी ऑफ आइटम रेफर्ड देयर इन, इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, he has no further duty to report that he is so satisfied। भाई उन सारे मैटर्स
के ऊपर कमेंट करना, जब आप किसी चीज़ पे सेटिस्फाई हो तो कमेंट नहीं करना है, डिससेटिस्फाई जहां आ रहे हैं वहां कमेंट भी करेंगे और आगे आपकी रिपोर्ट भी मॉडिफाई क्वालिफाई होगी। देयरफॉर ऑडिटर ऑफ त्रिलोक लिमिटेड बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, और नॉन रिपोर्टिंग जो करना चाह रहे हैं उन मैटर्स के ऊपर बिकॉज ही सेटिस्फाई। तो जिन मैटर्स पे आप इतने सारे आइटम चेक करते हो लेकिन रिपोर्टिंग उन्हीं मैटर्स पे करोगे जो गड़बड़ है, बाकी के लिए कॉमन ओपिनियन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर एक के लिए आप सेटिस्फाई हो तब भी लिख रहे हो यस सेटिस्फाई, इससे हम सेटिस्फाई, इससे ठीक है आपके वर्किंग पेपर्स के अंदर वो रहेगा, लेकिन रिपोर्टिंग करना उस पर जरूरी नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे पहुंचे। द मेंबर्स ऑफ सी लिमिटेड preferred a complaint against the auditor stating that he has failed to send the auditor's report to them। अब उन्होंने कहा सर ऑडिटर ने हमको ऑडिटर का जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उसका कॉपी भेजे ही नहीं, तो क्या ये ऑडिटर की जिम्मेवारी है क्या कि वो कंपनी के हर मेंबर को ऑडिट रिपोर्ट भेजेगा, या उसकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि वो कंपनी को सेंड कर दे और देन उसके बाद कंपनी सबको सर्कुलेट करे। चेक करें, 143 of Companies Act 2013 lays down the powers and duties of auditor as per the provision of the law. It is no part of auditor's duty to send a copy of his report। देखिए क्या कहता है लॉ के प्रोविजन के हिसाब से नो पार्ट ऑफ ऑडिटर्स ड्यूटी टू सेंड ए कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द ऑडिटर्स ड्यूटी कंक्लूड वंस ही फॉरवर्ड, क्या लिख रहा है लॉ, हिज रिपोर्ट टू द कंपनी। उसका ड्यूटी इतना है कि वो रिपोर्ट कंपनी को फॉरवर्ड करे। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू सेंड द रिपोर्ट टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। हम लोग जानते हैं जब एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा उसके साथ में ये कॉपी सर्कुलेट करना कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ऑडिटर का। अब यहाँ पे केस रेफरेंस आपको दिया इन रिलायंस गेर्ग एंड कंपनी लंदन लिमिटेड के अंदर 1934 इट वाज हेल्ड दैट duty of the auditor after having signed the report to be annexed to balance sheet is confirmed only to forwarding his report to the secretary of the company। बहुत सिंपल है कि रिपोर्ट को साइन कर दिया, it was held that duty of auditor after having signed the report to be annexed to balance sheet is confirmed only forwarding his report to the secretary of the company। कि भाई सीधा सीधा रिपोर्ट साइन कर दिया ना, कंपनी सेक्रेटरी को भेज देगा, वो बैलेंस शीट के साथ वो चीज़ अटैच हो जाएगी। इट विल बी फॉर द सेक्रेटरी और डायरेक्टर टू कन्वेन अ जनरल मीटिंग। भाई जनरल मीटिंग कॉल करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑथोराइजेशन से डायरेक्टर या फिर सीएस करता है, एंड सेंड द बैलेंस शीट एंड रिपोर्ट टू द मेंबर और अदर पर्सन एंटाइटल टू रिसीव इट। उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी का नहीं है। जब आप लोग कंपनीज एक्ट के अंदर मीटिंग्स के सेक्शंस भी पढ़ते हो कि भाई कौन वो लोग हैं जो नोटिस लेने के लिए एंटाइटल होंगे, तो उसमें अपन क्लियर कट पढ़ते हैं कि नोटिस लेने के लिए एंटाइटल लोगों में शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर है ये बट ऑब्वियस मेंबर है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, खुद ऑडिटर वहाँ पे है, बराबर। तो हमने ये भी बात की कि प्रॉपर अथॉरिटी नोटिस सेंड करने के लिए बीओडीज या उनका ऑथोराइज पर्सन यहाँ पे होने वाला है, न कि ऑडिटर। तो जो एजीएम कॉल करेगा वही एजीएम के नोटिस के साथ में भेजेगा। Hence, in the given case, the auditor cannot be held liable for failure to send audit report to the shareholders। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ सी नंबर देखिए, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सीए फाइनल का एक सेक्शन इधर लिया गया है। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हितेक लिमिटेड, हाईटेक लिमिटेड, वो मैंने हितेश लिमिटेड समझा। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हाईटेक लिमिटेड इज अट्रैक्टेड बाय द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी हाईटेक लिमिटेड है और इनका एक डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई है 164(2) में। सर ये क्या है? इसके ऊपर अपने पास एक और बहुत धांसू क्वेश्चन है, तो उसके साथ ही इसको कर लेते हैं, है ना। 1433G ऑफ कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक ड्यूटी है ऑडिटर की कि अगर कोई डायरेक्टर इस सेक्शन में डिस्क्वालीफाई है, 164(2) में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन है, तो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का 141 है, वैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का जो सेक्शन है डायरेक्टर का, वो जो सीए फाइनल के अंदर आप लोगों के कोर्स में कवर है, उसके लिए ये सेक्शन हमारे पास में है। और इस क्वेश्चन का सिमिलर एक क्वेश्चन और है, तो अपन वहीं से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन वहीं से अभी कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। ये देखिए, ये रहा इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, गिव योर कमेंट ऑन द फॉलोइंग। अब सेक्शन 164(2) ये कहता है कि अगर किसी कंपनी ने अपना 3 इयर्स तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं किया है, बराबर, तो डायरेक्टर को अपना पोस्ट करना पड़ेगा विकेट, बराबर। खास करके
उन डायरेक्टर्स को न सिर्फ उस कंपनी में जहां डिफॉल्ट हुआ है, बल्कि जिन जिन कंपनीज में वो डायरेक्टर हैं वहां सब जगह से वो हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। ऐसा कुछ देखते हैं। मिस्टर एक्स, डायरेक्टर ऑफ केपी प्राइवेट लिमिटेड, इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी जीपी प्राइवेट लिमिटेड। चलिए सर, मिस्टर एक्स हैं, दो कंपनीज के डायरेक्टर हैं, केपी के भी और जीपी के भी। और जीपी लिमिटेड ने क्या किया है, विच हैज नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया लास्ट 3 ईयर, 16-17 से लगा करके 18-19, 16-17, 17-18, 18-19, 3 ईयर्स के लिए। मिस्टर एक्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर 164(2) of the Companies Act and auditor should not mention disqualification remark in his audit report। तो जब हम लोग सेक्शन 143 के कंटेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा है ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स के अंदर कि अगर कोई डायरेक्टर 164(2) में डिस्क्वालीफाई है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। डायरेक्टर का कहना है मैं डिस्क्वालीफाई हुई नहीं। आइए पूरा सेक्शन यहाँ पे अपने ले लिया है ताकि इजी हो जाए। 1433G of Companies Act impose a specific duty on the auditor to report whether any director is disqualified from being appointed as director under section 164(2)। ये आपको उस पर रिपोर्ट करना है। अब ये सेक्शन है क्या, यहां से सेक्शन चेक करते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164(2), इफ अ डायरेक्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी, अगर एक डायरेक्टर ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है which has not filed a financial statement or annual return for any continuous period of 3 financial year shall not be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in any other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so। तो जैसे ही 3 साल पता लग गया कि आपने 3 साल तक एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए, तो अब ये बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया। न तो उस कंपनी में आप इससे रीअपॉइंट होगा और न किन्हीं और कंपनी में अपॉइंट होगा 5 साल के लिए। समझ रहे हैं? इन दिस केस एक्स इज डायरेक्टर ऑफ केपी प्राइवेट एज वेल एज जीपी प्राइवेट। जीपी प्राइवेट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न लास्ट 3 ईयर के फाइल नहीं किए, हेंस द प्रोविजन ऑफ 164(2) एप्लीकेबल होगा। डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टरशिप बोथ कंपनीज पे लगेगी। समझिएगा, पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ये मत समझिएगा कि अब आगे अपॉइंट नहीं हो पाएगा, पोस्ट विकेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, केपी में भी और जीपी में भी, और भी जिन जिन कंपनीज में। तो सर ये केपी जीपी के जितने डायरेक्टर हैं सब हटेंगे। कॉमन डायरेक्टर ये पर्सन है, हाँ, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है उस कंपनी के तो सारे डायरेक्टर गई, और वो डायरेक्टर जहां जहां जिस जिस कंपनी में है वहां से भी उन लोगों की डायरेक्टरशिप जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर ऑडिटर शैल रिपोर्ट about the disqualification under section 1433G of Companies Act 2013। तो बाकायदा इस पर रिपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा, जरूरी हो जाएगा इनके लिए कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। तो यहाँ 164(2) के बारे में अभी आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ इस पर क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, वो आप लोग ध्यान में रख करके जाने वाले हैं। तो जिस कंपनी में जिन जिन कंपनी में जो डायरेक्टर है सब जगह से उसका डायरेक्टरशिप जाएगा। मतलब एक कंपनी ने गलती की है उसका असर उसके डायरेक्टर पे आ रहा है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की बनती है ना ये सब फाइल करने की। तो वहां से पोस्ट वैकेट होगा, जिन जिन वो कंपनीज में है वहां पे भी पोस्ट जाएगा, और 5 ईयर्स तक डिस्क्वालिफिकेशन चलेगा। कहीं पर भी अपॉइंट या रीअपॉइंट वो नहीं हो पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, बीच में क्वेश्चन रह गया था, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट इंक्वायरी। तो 1431 में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इंक्वायरी के ऊपर देके रखा है, तो बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये ज़रूर आप पढ़ के जाएं, अक्सर ऑडिट इंक्वायरी पे क्वेश्चन आ जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, हाँ देखें क्या है क्वेश्चन। यहाँ लिखा है, सीमन एंड कंपनी, मैसर सीमन एंड कंपनी हैड बीन, हाँ जी, तो सीमन एंड कंपनी हैड बीन द कंपनी ऑडिटर फॉर अमुदन कंपनी लिमिटेड। हाँ जी, यही है ना नाम जी, बिल्कुल, फॉर द ईयर 14-15। द कंपनी हैड 3 ब्रांचेस लोकेटेड एट चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, द ऑडिट ऑफ ब्रांचेस, जो चेन्नई, दिल्ली और जो हमारी ब्रांच है एक और ब्रांच, ये क्या हुआ भाई इसको, हाँ चलिए सब ठीक चल रहा है। द ऑडिट ऑफ ब्रांचेस चेन्नई, दिल्ली वर लोकेटेड आफ्टर बाय द कंपनी ऑडिटर देम। हाँ जी, थोड़ा सा इधर कुछ एरर था, तो वापस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, अभी ठीक है यहाँ से। चलिए जी, सीमेन एंड कंपनी हैड बीन द
the company auditor of Amudan Company Limited for the year 14-15. The company had 3 branches located Chennai, Delhi and Mumbai. The audit of branches Chennai, Delhi were looked after by the company auditor themselves. चलिए सर ठीक है. The audit of Mumbai branch had been done by another auditor, Vasan and Company, a local auditor situated at Mumbai. तो इन्होंने कहा कि 3 ब्रांचेस हैं चेन्नई, दिल्ली और मुंबई. चेन्नई और दिल्ली की ऑडिट जो है वो तो लुक आफ्टर कौन कर रहा है? कंपनी ऑडिटर खुद ही कर रहा है, यानी सीमन एंड कंपनी खुद ही कर रही है. लेकिन ब्रांच का ऑडिट जो है वो वहीं का लोकल ऑडिटर वासन एंड कंपनी कर रहा है. बराबर. द ब्रांच ऑडिटर हैड कंप्लीटेड द ऑडिट एंड हैड गिवन द रिपोर्ट टू. ठीक है, ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट कंप्लीट किया, रिपोर्ट भी दे दिया. आफ्टर दिस बट बिफोर फाइनलाइजेशन द कंपनी ऑडिटर वांटेड टू विजिट द मुंबई ब्रांच. कंपनी ऑडिटर चाहता है कि मुंबई ब्रांच के ऊपर जाए and have access to the inventory record maintained at the branch. और वहां पे जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड है उनको चेक करना चाह रहा है. ठीक है. The management object to this on the ground of the company's auditor is transgressing the scope of audit areas agreed. कि जो ऑडिट एरियाज, भाई वहां का ऑडिट आप कर ही नहीं रहे हो, दूसरा कोई कर रहा है, तो आप अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहे हो या अपने एरिया से बाहर आप जा रहे हो. यहाँ पे ये उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो एग्रीड किया था आप उससे बाहर जा रहे हैं. बराबर. तो अब देखें 1438 हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. हिंट मैंने लिख दिया है. 1438 पे बात होगी यहाँ पे, जो बात करता है ब्रांच ऑडिट में किस तरह से हमको काम करना चाहिए. तो क्या लिखा है अपन ने, देखिए अप्लाइंग द, मतलब 1438 को आप समझा करके क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द इंसिडेंट केस. मैनेजमेंट ऑब्जेक्शन दैट द कंपनी ऑडिटर क्या कर रहा है, अपने एरिया से बाहर निकल रहा है, ट्रांसग्रेसिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट एरियाज एग्रीड, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि जब आप सेक्शन पढ़ोगे तो क्लियर है कि ब्रांच ऑडिटर ब्रांच ऑडिट करे, अपना रिपोर्ट हमको सबमिट करें, लेकिन हमारा विजिट का राइट जो है वो खत्म नहीं होता. द राइट ऑफ कंपनी ऑडिटर इन विजिटिंग एंड असेसिंग द रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच कैन नॉट बी फोरफिटेड. ये राइट खत्म नहीं किया जा सकता. Even where the branch accounts are audited by another local auditor, भले कोई दूसरा local auditor कर रहा हो, the company auditor has right to visit the branch and can have access to the books and vouchers of the company maintained at the branch office. बिल्कुल कर सकता है, चेक कर सकता है, देख सकता है. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. बढ़िया क्वेश्चन था, खत्म हो गया. नेक्स्ट पे आते हैं. During the year 14-15, it was decided for the first time that the accounts of branch office of AS Company Limited be audited by qualified chartered accountant other than the company's auditor. ठीक है. Then उसके बाद में the board had appointed branch auditor for ensuing year. One of the shareholder complained to the central government that the appointment was not valid as the board of directors do not have power to appoint auditor by the company auditor or branch auditor. चलिए सर, तो कुछ क्वेश्चन समझ में आया आपको. फिर 14-15 में फर्स्ट टाइम डिसाइड हुआ कि ब्रांच ऑफिस जो है कंपनी का, उसका ऑडिट जो है वो कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई करेगा. मतलब अब तक वो कर रहा था, उन्होंने डिसाइड किया. ठीक है. तो बोर्ड ने जो है ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है. अब मेंबर का ऑब्जेक्शन क्या है कि चाहे कंपनी ऑडिटर हो चाहे ब्रांच ऑडिटर हो, बीओडीएस के पास में पावर नहीं है. तो 139(1) से हम निकाल करके लाए इसको. Every company shall at the first annual general meeting appoint as individual or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of the meeting till the conclusion of 6th AGM, आप जानते हैं, and thereafter till the conclusion of every 6th meeting. Common provision हो गया. The shareholder in general meeting instead of appointing branch auditor may authorize the board of director to appoint branch auditor. यानी जनरल मीटिंग में ही शेयर होल्डर चाहें तो बोर्ड को ऑथोराइज कर सकते हैं कि ब्रांच ऑडिटर को बीओडी अपॉइंट करे. इन द प्रेजेंट केस the board has appointed branch auditor without obtaining authorization from the shareholder in general meeting. The board had appointed the auditor where it didn't have any authority to do so. As such the appointment is invalid. The shareholder complaint, जो भी शेयर होल्डर्स का कंप्लेन है वो बिल्कुल राइट है. तो आप इसको ऐसे समझो, 139 जो बात करता है वो कंपनी ऑडिटर की बात करता है. यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ब्रांच ऑडिटर की बात यहाँ पे होती है. ब्रांच ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर्स कर सकते हैं और वो बीओडीज को ऑथोराइज कर सकते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन में अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई इफ बीओडीज आर ऑथोराइज, बराबर, पर अगर ऐसा होता तो मीटिंग के थ्रू होता, और मीटिंग के थ्रू होता तो शायद शेयर होल्डर का कंप्लेंट नहीं होता, है ना. तो हम ये कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि बीओडीज कहीं पर भी ऑथोराइज नहीं थे, और बगैर ऑथोराइजेशन अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है तो फिर वो अपॉइंटमेंट वैलिड होने वाला नहीं है. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए.
चलिए जी, नेक्स्ट पे आगे हम लोग। XYZ एंड कंपनी ऑडिटर ऑफ गुडविल एजुकेशन फाउंडेशन, अ रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फील्स दैट द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नीड नॉट टू बी अप्लाइड एज गुडविल एजुकेशन फाउंडेशन इज अ NPO। चलिए जी, तो ये कह रहे हैं हम NPO हैं तो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, ऐसा इनका मानना है। एज पर सेक्शन 1439 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, every auditor shall comply with auditing standard. Further, as per section 14310 कहता है the central government may prescribe the standard of auditing or any जो भी उसमें ऐड उनको करना हो they do as recommended by the ICI in consultation with and after examination of the recommendations made by the NEFRA। ये कॉमन सेक्शन आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। In the given case, even though the client is NPO not for profit organization हो, the essays shall apply, essays तो apply आप पे होंगे, and the auditor shall be guilty of professional misconduct for failing to discharge his duty in case of NPO, in case of non-compliance with essay for the audit of NPO। तो अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ध्यान हो तो ऑडिट का डेफिनेशन में अपन ने यही पढ़ा है, स्टार्टिंग डेफिनेशन यही कहती है, एनी टाइप ऑफ एंटिटी। अब एंटिटी का मतलब फिर वो कैसी भी एंटिटी हो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, बराबर, चाहे लार्ज हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, हर तरह की एंटिटी जो है उस पर जब हम ऑडिट करेंगे तो हमारा काम यही है कि हमको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, बराबर। तो एसेस हमारे यहाँ पे फॉलो होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए जी, खत्म हो गया यहाँ पे। तो बड़ा सेक्शन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर हैं जैसा आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए रिमेनिंग कुछ सेक्शंस हमारे पास और हैं, छोटा सा पार्ट है तो आज ही इसको कंप्लीट करेंगे। 144 हमारा कहता है, जो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, नॉट टू रेंडर सर्विसेज, बराबर। तो हमने इसको क्लास के अंदर इस तरीके से भी किया था कि भाई टोटल इसमें 9 आइटम है और 144 टोटल 9 होता है, वो अदर्स को मिला करके। फिर हमने एक और चीज़ कही थी कि नॉर्मली इन दिनों में अक्सर सुनते हैं, इस लॉकडाउन वाले टाइम में भी धारा 144 लगी है, सेक्शन 144, ठीक है, कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू का मतलब क्या कि भाई स्टॉप, अभी रुक जाओ, ठीक है ना। तो वही चीज़ से हमने ये भी किया कि भाई ये भी सेक्शन 144 है कि रुक जाओ, ऑडिटर ये सर्विसेज जो है वो नहीं दे सकता है ना, थोड़ा सा याद करने के हिसाब से। तो मिस्टर आदित्य प्रैक्टिसिंग चार्टेड है, अपॉइंटेड होता है टैक्स कंसल्टेंट ऑफ ABC, इन विच हिज फादर मिस्टर सिंघवी इज द MD। तो सर ये तो डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा, ये आ जाएगा, कुछ भी नहीं होना है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल है। ये वैसे भी कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो रहा है, टैक्स कंसल्टेंट अपॉइंट हो रहा है, और उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी शुड इंश्योर द इंडिपेंडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, एल्स वुड अमाउंट टू मिसकंडक्ट अंडर चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट हो जाएगा। इस केस में आदित्य टैक्स कंसल्टेंट आ रहा है, नॉट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर या टैक्स ऑडिटर, हेंस ही इज नॉट सब्जेक्ट टू अबव रिक्वायरमेंट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, तो ध्यान में रखेंगे। और जो जो सर्विसेज प्रोहिबिटेड है 9 वाली, उनको छोड़ करके कंपनी ऑडिटर बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ 141 का डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं था, और MD का रिश्तेदार अपॉइंट हो रहा है, बहुत सीधा सा है, वैसे भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो रहा है, टैक्स कंसल्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। 145 पे आते हैं। मिस्टर राजेंद्र, फेलो मेंबर ऑफ ICAI, राजेंद्र हैं, ICAI के मेंबर हैं, बोले तो इसका मतलब चार्टेड अकाउंटेंट तो है, वर्किंग एज अ मैनेजर ऑफ श्रीवास्तव एंड कंपनी है चार्टेड अकाउंटेंट फर्म। एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म में एज मैनेजर काम कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे एज एम्प्लॉय की तरह से हैं, और एम्प्लॉय की तरह से हैं तो समझना चाहिए इनके पास में COP तो नहीं होगा भाई, है ना। नाउ ये क्या करते हैं, साइन करते हैं ऑडिट रिपोर्ट एक कंपनी की, ओम लिमिटेड की, ऑन बिहाफ ऑफ श्रीवास्तव एंड कंपनी। भाई ओम लिमिटेड की ऑडिट की है श्रीवास्तव एंड कंपनी पर, और ऑडिट रिपोर्ट पे साइन ये राजेंद्र कर देते हैं। ये कहते हैं भाई क्या दिक्कत है, मैं जिस फर्म में नौकरी कर रहा हूँ उसी ने ऑडिट की है, प्लस मैं खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, तो हम जानते हैं कि COP आपके पास में बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो आप देखें 141 ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड दैट द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी शेल साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसी पर है हमारा सेक्शन ये, और साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1412। 1412 में हमने पढ़ा है,
where a firm including a LLP is appointed as an auditor of company, only the partner who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. बराबर. और इसके लिए सीओपी होना आपके पास में बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप साइन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे. देयरफॉर राजेंद्र फेलो मेंबर है आईसीई का, मैनेजर है श्रीवास्तव एंड कंपनी का, कैन नॉट साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन व्यू ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट. बहुत क्लियर है. तो हमने पहले ही कहा था कि जो फर्म ऑडिट कर रही है उसके बिहाफ पे कोई पर्सन जो है वो साइन अगर करता है तो वो पर्सन जो अपॉइंटेड एज ऑडिटर हो, जिसके पास में सीओपी हो, ये फुल टाइम एम्प्लॉय है, इनके पास में सीओपी नहीं है, तो ऑथोराइज पर्सन नहीं है. इफ एनी ऑडिटर्स रिपोर्ट और एनी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी इज साइंड और ऑथेंटिकेटेड अदरवाइज देन इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 145. जो ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपने ये बगैर फॉलो किया, बराबर, ओनली आर पार्टनर्स जो ऑथोराइज है वही साइन कर सकते हैं, ये बंदा नहीं कर सकता. तो क्या होगा? The auditor concerned and the person, if any other than auditor, who signed the report or sign या authenticate the document, shall, if default is willful, be punishable with fine. तो इस सेक्शन के जो फाइन्स एप्लीकेबल हैं वो लग जाएंगे अगर ये पर्सन साइन करता है तो. 145 के साथ में 141 का भी अगर आप रेफरेंस देते हैं तो ठीक रहेगा. कई लोगों ने पूछा सर सेक्शन कोड करें क्या? देखिए, इस चैप्टर में तो कम से कम करने चाहिए, जैसे आप टेक्स्ट में करते हो वैसे इस चैप्टर का खासियत यही है कि आप इसमें सेक्शन लिखे तो मज़ा आएगा आपको आंसर देने का. फिर किसी का ये भी डाउट था कई लोगों का कि सर सब सेक्शन अगर नहीं याद रहे, आपने बोला 141 में जाओ, फिर 3, फिर डी का सेकेंड 1, इतना नहीं याद रहे. तो चलिए कोई बात नहीं, इतना नहीं भी याद रहे और आपने मेन सेक्शन भी कोड कर दिया है तो काफ़ी ठीक रहेगा. बस ध्यान में ये रखना है कि रॉन्ग नहीं लिखना है आपको, गलत बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि पूरा आंसर सही है लेकिन सेक्शन अगर रॉन्ग कोड हो गया तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है. चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं. 146 146 वाला सेक्शन, ऑडिटर्स जो है, ऑडिटर का ड्यूटी जो है जनरल मीटिंग अटेंड करने का, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, ड्यूटी भी बोला जाता है, कई लोग राइट भी बोलते हैं. The board of director of company have filed a complaint with the ICAI against the auditor for their failing to attend his annual general meeting, failure to attend the annual general meeting of the shareholder in which auditor accounts were considered. AGM हो रही है जहां अकाउंट्स कंसीडर हो रहे हैं, वहां उसने पार्ट नहीं लिया है, ऐसा उसने कंप्लेन किया है. 146 क्या कहता है? देखिए, राइट की बात भी करता है. इट इज राइट ऑफ ऑडिटर टू रिसीव नोटिस. नोटिस वाले सेक्शन में भी 101 102 में दिया हुआ है. एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग. अब कोई भी हो, भले उसके काम का मैटर उसमें हो या नहीं हो, हर जनरल मीटिंग का नोटिस ऑडिटर को जाएगा. एंड टू बी हर्ड एट सच मीटिंग रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ हिज कंसर्न. और उससे रिलेटेड मैटर है उस पर उसकी बात सुनी जाएगी, बट ऑब्वियस है अकाउंट्स का मैटर तो वही सॉल्व करेगा. हाउएवर इट इज ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू अटेंड द सेम. मैंने आपको कहा था नोटिस लेना राइट हो गया, अटेंड करना ड्यूटी हो गई, और थ्रू हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड. एग्जम्पशन ले रखा है कोई बात के ऊपर तो बात अलग है, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. अदरवाइज उसको अटेंड करना है, वो नहीं तो उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो इक्वलेंट हो, ऑडिटरी हो, वो बंदा कर सकता है. इंस्टेंट केस के अंदर कंपनी ने कंप्लेन फाइल किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगेंस्ट देयर ऑडिटर फॉर देयर फेलिंग टू अटेंड AGM ऑफ द शेयर होल्डर इन विच ऑडिटेड अकाउंट्स वर कंसीडर्ड. मतलब क्वेश्चन का पार्ट अपन ने एज इट इज लिख दिया. In view of above discussed provision of section 146, auditor of the company should attend the AGM either through himself or through his authorized representative. करना चाहिए था, नहीं किया तो पेनल्टी ऑप्शन लग जाएगा. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा जो है वो यहाँ पे नहीं किया, कॉन्ट्रवेंशन किया, तो ये अपने को लिखना चाहिए. बराबर. नाउ 26 में आगे. मिस्टर बुद्धा हैं, ऑडिटर हैं, सीक्रेट लिमिटेड के, नॉट परमिटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट हिज राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज मीटिंग एट विच द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम आर टू बी प्रेजेंटेड. भाई यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर बुद्धा को रोक रहे हैं, चार्टेड को रोक रहे हैं, ऑडिटर को रोक रहे हैं कि किसी मीटिंग में आपके काम का मैटर हो वहीं पे आप पार्ट ले सकते हो. हर जनरल मीटिंग में, AGM में आप पार्ट नहीं ले सकते हो जनरल मीटिंग के अंदर. बराबर. AGM तो चलो उन्हीं के काम की होती है. कमेंट करना है तो 146 द ऑडिटर ऑफ कंपनी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. और नोटिस भी हर जनरल मीटिंग का जाएगा और अटेंड भी हर जनरल मीटिंग करना है, न सिर्फ वो मीटिंग जहां उनके काम की बात हुई हो या डिस्कस हो रहा हो. ऑडिटर हैव राइट एज वेल एज ड्यूटी टू अटेंड
ऑल जनरल मीटिंग्स अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने फटाफट ले लिया 148 हमारा कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको करना होता है ये, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, कहाँ एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ नॉन एप्लीकेबिलिटी है। तो बट ऑब्वियस है रूल्स हमारे पास में कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, उनके हिसाब से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद करना है वहाँ से, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे पार्ट हमारे यहाँ आकर के ख़त्म हो गए, जो भी हमारे क्वेश्चंस थे। हाँ जी, तो ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा इनका प्रैक्टिस करिएगा, तो सब कुछ खत्म हो गया। 146 पे हमारे पास में क्वेश्चंस थे। हाँ, अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 146 में किसी का एक डाउट था कि सर अगर अटेंड नहीं करे तो क्या कोई पैनल प्रोविज़न है, क्या पेनल्टी प्रोविज़न। तो अगर हम पेनल्टी प्रोविज़न के लिए सेक्शन नंबर 147 को देखें कि ऑडिटर को किन सेक्शन के अंदर पेनल्टी इंपोज हो रहा है, तो सेक्शन क्या कहता है, क्लियर अगर लाइन पढ़ूं, इफ एन ऑडिटर ऑफ कंपनी कॉन्ट्रवेंस एनी ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 बराबर या 143 या फिर 144 या फिर 145, समझ रहे हैं आप, जहाँ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर हैं या पावर्स एंड ड्यूटीज है या जहाँ प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं या जहाँ साइनिंग वाली बात है, तो ऑडिटर के ऊपर पनिशमेंट या पेनल्टी की बात कही गई है। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली जो है वो कोई पेनल्टी की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कंपनीज एक्ट इसके ऊपर ज़्यादा पेनल्टी की बात नहीं कर रहा है। 146 के अंदर इटसेल्फ सेक्शन में भी नहीं है, एज वेल एज जो पेनल्टी का सेक्शन हमारा 147 है उसमें भी इसके लिए बराबर 139 के लिए है, 143, 144 एज वेल एज साइनिंग वाला 145, लेकिन इसके लिए नहीं, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो यहाँ आकर के हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो लेक्चर को देखिएगा, तैयारी करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट के अंदर हम जल्दी से मुलाकात करेंगे। ये हमारा ऑडिट के हिसाब से बात करूं, जो हमारा क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन चल रहा था, तो उसमें ये हमारा 10th नंबर वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास में ऑडिट रिपोर्ट का पोर्शन है, देन बैंक ऑडिट है और अदर ऑडिट जो स्पेशल ऑडिट है, अदर कंसर्न, उनके ऊपर हमको एक बार बात यहाँ पे करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उन पर हम बात करेंगे। इतना आज के लिए आप लोग ज़रूर करें, ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट।